नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद्युत उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्रों में से एक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक ऊपर टॉप व्यू आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को स्थापित उन जगहों पे किया जाता है जहां पर पानी की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। इसको भी हम एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये ओवरव्यू है, इसको आप बाद में समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसे पावर प्लांट जिनमें हम जल की स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे पावर प्लांट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जल विद्युत पावर प्लांट कहते हैं। आज भारत में विद्युत उत्पादन का लगभग 20% भाग जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। हमारे जल विद्युत प्लांटों को स्थापित करने के लिए कुछ ज़रूरतें हैं जिनको पूरा होने के लिए ये ज़रूरतें हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता हमेशा बनी होनी चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम वहां पे स्थापित करते हैं जहां पर जल की उपलब्धता बनी हो, अर्थात नदियों के समीप। हम ऐसे क्षेत्रों में जल उत्पादन केंद्र स्थापित करेंगे जहां नदियों में हमेशा पानी बना रहता हो। जैसे अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो हमारे ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हिमालयी नदियों से के पास में बने हुए हैं। बाकी मैदानी क्षेत्रों में नदियां में जल का प्रवाह कम व जल की उपलब्धता भी कम होती है। इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में ही हम ज्यादातर पहाड़ी नदियों के आसपास प्राप्त जल का यूज करते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर से तात्पर्य है कि जल का संग्रहण भी किया जा सके। कभी कभी क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें अगर हमारे पास पानी की कमी हो या हमें अचानक लोड बढ़ाना हो तो हम रिजर्वायर के रूप में अपना जल सुरक्षित रख सकते हैं और उस आवश्यकता के समय उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, टाइप ऑफ लैंड। क्योंकि जल का हमें संग्रहण करना है, हमें बांध बनाना होता है जिससे कि भूमि पर बहुत दबाव पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी हमें उन क्षेत्रों का चयन करना है जहां की जमीनें उस दबाव को झेल सकें, सह सकें, क्योंकि पानी का भी प्रेशर नीचे पड़ता है और भूस्खलन या चट्टानों का गिरना ये सब हो सकता है। इस वजह से हमें लैंड यानी भूमि का चयन बड़ी ही सावधानी से करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगला है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, परिवहन। अब मान लीजिए जल विद्युत केंद्र हमारा कहीं पर स्थापित है और कोई चीज खराब हो जाती है तो आने जाने के लिए कम से कम एक सड़क हो, ड्यूटी पे लगे हुए व्यक्तियों के लिए आने जाने के लिए कोई सुविधा हो, खराब हो जाती है तो बड़े सामान आने के लिए सुविधा हो। इन सब चीजों से परिपूर्ण होना चाहिए। नियर टू लोड स्टेशन। जल विद्युत प्लांट के आसपास लोड स्टेशन होना चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा विद्युत हमारी बर्बाद ना हो ट्रांसमिशन करते समय। तो इन सारी मेजर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए हम अपने जल विद्युत पावर प्लांट को लगाते हैं। आगे देखिए ये कैसे कार्य करता है। ये हमारा जल विद्युत का प्लांट का एक व्यू है। इसमें सारे पार्टों को दिखाया गया है। सबसे पहले आइए इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रिजर्वायर है। ये डैम बनाया गया है, सीमेंट और कंक्रीट का डैम होता है।
ये इधर से नदी आ रही है, नदी का के एक सिरे पे हम अपना डैम बना लेते हैं और दूसरे सिरे को टेल रेस बोलते हैं। यहाँ से नदी का मेन पानी निकल जाता है। अब उस डैम से बना के हम पानी को रोकते हैं, पानी इकट्ठा होता है और इस इकट्ठे हुए भाग जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। और जब पानी इकट्ठा होता है तो उसमें नंबर एक ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है। ये पोटेंशियल एनर्जी उस जल में संग्रहित हो जाती है, यानी कि इस समय जो भी जल स्टोर हुआ है उसमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है। इसी स्थितिज ऊर्जा को हम प्रयोग में लाएंगे। आगे देखिए, दूसरा पार्ट जो है ये डैम है आपका, ये कंक्रीट का बना हुआ है डैम। तीसरा पार्ट है आपका इनटेक। ये इनटेक, यहीं से आपका जो रिजर्वायर का जल है, इस पेन स्ट्रोक, इसको बोलते हैं पेन स्ट्रोक, यहां से ये लंबी पतली सी जो नाली टाइप में गई है, ये पेन स्ट्रोक है। पेन स्ट्रोक है और इसी में पानी जाता है और ये आगे जाके टरबाइन के साथ मिलके बाहर नदी के दूसरे सिरे पर निकलता है। तो इनटेक से पानी होता है, ये कंट्रोल गेट है। जो कंट्रोल गेट है यही अलाउ करेगा, अगर ये बंद है तो पेन स्ट्रोक में पानी नहीं जा सकता। हमारा कंट्रोल गेट ही पानी को अलाउ करेगा कि वो पेन स्ट्रोक में जाते हुए टरबाइन तक जाए। कंट्रोल गेट से पानी निकलने के बाद पेन स्ट्रोक में जाता है और पेन स्ट्रोक क्या होता है, सीमेंट के बीच, ये जो डैम है, डैम के बीच एक नाली नुमा आकृति का, लंबी सी नाली नुमा आकृति का, जो कि प्रेशर से, इसमें प्रेशर से प्रेशर कम करके या ज्यादा करके जो स्थितिज ऊर्जा है यहाँ की, इस स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पेन स्ट्रोक के माध्यम से हम जल को गतिज ऊर्जा प्रदान करेंगे और इसी गतिज ऊर्जा का प्रयोग हम टरबाइन को चलाने के लिए, यानी मैकेनिकल एनर्जी, अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा से हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। टरबाइन जो होगा यांत्रिक ऊर्जा से चलने लगेगा और इस टरबाइन के चलते ही आगे हमारा अल्टरनेटर लगा होता है, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। इस जनरेटर से चौथा पार्ट जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो पेन स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो पेन स्ट्रोक है आपका, यहीं पे एक सर्ज टैंक भी लगा होता है। ये इस व्यू में दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता देता हूं आपको। जो सर्ज टैंक है आपका, सर्ज टैंक में सॉरी, मान लीजिए यहां पे लगा हुआ है पानी, इस समय 200 किलो वाट का लोड लगा हुआ है। अचानक आपका लोड बढ़ने लगेगा, अगर आपको बढ़ाना है लोड, तब हम क्या करते हैं, जो पेन स्ट्रोक से लगे हुए सर्ज टैंक में जो पानी इकट्ठा होता है उसका प्रयोग करके हम लोग लोड को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हमें पानी की अधिकता चाहिए होती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ानी होती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा अधिक करने पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और प्रेशर ज़्यादा होगा, तब आपका ये मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन तेजी से घूमने लगेगा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और इसी पेन स्ट्रोक से जो सुरक्षा युक्ति के रूप में भी कार्य करता है, जो आपका सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक सुरक्षा युक्ति में कैसे कार्य करता है इसको देखेंगे। पेन स्ट्रोक में मान लीजिए ज्यादा पानी आ जाता है किसी समय, तब क्या होता है, ये जो सर्ज टैंक है इसमें प्रेशर कम, एक साइड कम और ज्यादा होने की वजह से, पेन स्ट्रोक में प्रेशर कम ज्यादा होने की वजह से जो इकट्ठा हुआ पानी सर्ज टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और पेन स्ट्रोक में वैक्यूम जो क्रिएट हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह हमारा पेन स्ट्रोक कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे टरबाइन की। टरबाइन क्या है, टरबाइन ही मेन पार्ट है। जो भी हमारा विद्युत उत्पादन केंद्र का, जल विद्युत क्षेत्र का सबसे मेन पार्ट है वो टरबाइन है।
टरबाइन ही काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक इंपल्स टरबाइन होता है, एक रिएक्शन टरबाइन होता है। जो इंपल्स टरबाइन होते हैं वो क्या होते हैं, पानी की पूर्ण गति का उपयोग करते हैं। पानी की पूर्ण गति का उपयोग करते हुए इसमें पेल्टन व्हील के द्वारा संभव होता है कि पानी की पूर्ण गति का उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक या सारी गति का प्रयोग कर मैकेनिकल एनर्जी डेवलप कर दी जाए, ये इस और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इंपल्स टरबाइन का प्रयोग हम हाई हेड के लिए करते हैं। अब ये हेड क्या है, हाई हेड और लो हेड और मीडियम हेड, ये तीन हेड का चयन करते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चुनने के लिए। अब देखिए, जैसे हाई हेड क्या होता है, 300 मीटर से ऊंचे ऊंचाई पर स्थित जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा उसे हाई हेड या उच्च शिखर पर स्थित पावर प्लांट कहते हैं। ऐसे पावर प्लांटों में हम इंपल्स टाइप के टरबाइन का प्रयोग करते हैं। दूसरा टाइप का टरबाइन जो है आपका रिएक्शन टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन लो और मीडियम दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो लो है या निम्न हेड है उसके लिए जान लीजिए निम्न शिखर बोलते हैं। 30 मीटर तक की हाइट के जो पावर प्लांट स्थित होते हैं उसको निम्न शिखर, तथा मध्यम शिखर या फिर मीडियम हेड के लिए 30 से 300 मीटर तक की हाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इंपल्स टरबाइन जो है पेल्टन व्हील के द्वारा जल की पूर्ण गति का उपयोग करता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन जो है जल की पूर्ण गति का उपयोग नहीं करता, पार्शियल गति का ही उपयोग करके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन करता है। जो हमारे रिएक्शन टरबाइन है वो कॉल्पन टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है। तो जहां पे लो हेड और मीडियम हेड होता है, यानी कि पानी की अधिक मात्रा होती है लेकिन हाइट कम होती है, वहां पे हम कॉल्पन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आपका टरबाइन हो जाता है। बाकी आउटफ्लो की बात करते हैं। जो आपका यहाँ पे आउटफ्लो है, ये आखिरी पॉइंट है। आउटफ्लो क्या होता है, इस टरबाइन में पानी यूज होने के बाद इस पानी को हम बाहर निकाल देते हैं और ये नदी की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। ये वापस नहीं जाता, ये नदी की मुख्य धारा से जुड़ जाता है, क्योंकि नदी का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है, तो ये दोबारा ऊंचाई पे नहीं जाएगा और नदी की मुख्य धारा से होते हुए निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे उस सिद्धांत का प्रयोग होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी से आखिरी में अल्टरनेटर लगा के इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम टरबाइन तक की बात कर चुके। टरबाइन से ही हम कपल किए होते हैं अपने अल्टरनेटर या जनरेटर को। इस अल्टरनेटर के माध्यम से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसके बाद हम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ज्यादातर केसों में हम स्टेप अप करते हैं, क्योंकि जनरेशन हम 11 kV में करते हैं और उसको बढ़ा ट्रांसमिशन हम ज्यादा में करते हैं, तो इसको हम बढ़ाते हुए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इस ट्रांसफार्मर से हम स्टेप अप करते हैं और ये पावर हाउस है। पावर हाउस किस लिए होता है, ये देखिए, ट्रांसफार्मर से हमने स्टेप अप कर लिया अपना वोल्टेज और इस पावर हाउस में दिया। पावर हाउस में सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्शन रिले और आइसोलेटर व अन्य सुरक्षा युक्तियां लगी होती हैं। प्रोटेक्शन रिले जो होती है हमारी अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट टाइप की होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के आघातों से सुरक्षा करती है। दूसरा जो सर्किट ब्रेकर होता है हमारा, वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, लघु परिपथ से सुरक्षा करता है हमारे पावर स्टेशन की। तीसरा आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर एक स्विचिंग पर्पस, स्विचिंग डिवाइस होती है जिसको हम सप्लाई खोलने और बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस पावर हाउस के बाद ये जो पावर लाइंस होती हैं, हम अपनी सप्लाई पावर लाइंस में भेज देते हैं और पावर लाइंस के माध्यम से उपभोक्ता तक चली जाती हैं। तो इस तरह हम लोग अपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो एक छोटे से रिव्यू में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले रिजर्वायर, रिजर्वायर से
इनटेक में पानी जाता है, इनटेक जो भी है वो कंट्रोल गेट से ही ऑपरेट होगा। कंट्रोल गेट से ऑपरेट होने के बाद ये पेन स्ट्रोक में जाता है। पेन स्ट्रोक से आपका जो वाटर है काइनेटिक एनर्जी रखते हुए टरबाइन में जाता है। अब टरबाइन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करते हुए अल्टरनेटर को घुमाता है। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफार्मर में जाती है, ट्रांसफार्मर से पावर हाउस और पावर से पावर लाइंस। इतना हम लोग करते हैं। बाकी देख सकते हैं आप जो कंपोनेंट्स हैं इसमें भी दिखाए गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब अलग अलग फिगर बना के समझ लीजिए। जैसे रिजर्वायर है, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें आप लोगों को याद करना पड़ेगा। रिजर्वायर है, डैम है, बिना डैम बनाए हम अपना पावर प्लांट स्थापित ही नहीं कर सकते। इनटेक है, वाटर कंडक्टर है, पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और सर्ज सैफ्ट है, पावर हाउस है, पावर हाउस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेल रेस उसे बोलते हैं जहां पे नीचे आखिरी में पानी मुख्य नदी के मुख्य धारा में मिल जाता है, उसको टेल रेस बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस वे लाइंस होती हैं, पावर जनरेशन से आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। रिजर्वायर जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो इस तरह हमारे ये कंपोनेंट्स हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं, समझने हैं, व इनका फिगर बना के रख लेना है। ये देखिए इस तरह से रिजर्वायर, डैम, इन सब का फिगर है। इसको आप लोगों को समझना है, प्लस बाद में बना के भी रख लेना है। ये पावर हाउस के अंदर का है। बाकी वही चीजें हैं जो मैंने बोली हैं। टरबाइन है, ड्राफ्ट ट्यूब है, टेल रेस टनल है, आखिरी में जो पानी निकल जाएगा, जनरेटर है, गवर्नर है, सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में आप बताया जा चुका है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, ट्रांसफार्मर्स लगे होंगे, स्विच यार्ड होगा, इसमें लाइटिंग अरेस्टर है, सीबी है, सीबी है, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, सीटी है, पीटी है, आइसोलेटर है, ये कई युक्तियां लगी होंगी। ये आपका मोटर जनरेटर सेट है। बाकी ये टरबाइन जो आपके मैंने बताया था, काल्पन और फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन व्हील, ये काल्पन और फ्रांसिस लो और मीडियम हेड के लिए होते हैं, पेल्टन व्हील हाई हेड के लिए होता है। बाकी इसका भी आप चाहें तो अलग अलग फिगर बना सकते हैं। विद्युत की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र के क्या लाभ है और क्या हानि, प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले हम जल विद्युत संयंत्र का चयन क्यों करते हैं। जल विद्युत संयंत्र में सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट क्या है। पॉपुलेशन लेस है, सॉरी पॉल्यूशन, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे पॉल्यूशन लेस होना चाहिए। जल विद्युत संयंत्र पॉल्यूशन लेस होता है। इसमें देखा जाए तो ना तो वायु प्रदूषण होता है, ना ही जल प्रदूषण होता है। हम कोई भी चीज इसमें एक्स्ट्रा ना मिलाते हैं और इससे ऑपरेशन कास्ट लेस होती है। जल विद्युत संयंत्र की ऑपरेशन कास्ट, इसमें हमें अलग से किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से इसकी ऑपरेशन कास्ट लेस होती है। और पॉल्यूशन क्यों कम होता है, क्योंकि ना हम इसमें थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह किसी चीज को जलाते नहीं है। तीसरा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ बहुत लंबी होती है, इसका जीवन काल उच्च होता है, काफी लंबे समय तक काम कर सकता है। इस वजह ये सब हमारे बेनिफिट हैं। इस वजह से और जल की उपलब्धता के कारण हम ज्यादातर जगह पे इस तरह के जल संयंत्र लगाते हैं। लॉसेस, हानियां क्या क्या है ये देखिए। हानियां में सबसे बड़ी हानि अगर देखी जाए तो यही है कि इनिशियल कास्ट इज वेरी हाई। जो हमारी प्रारंभिक लागत है वो बहुत कम है, सॉरी बहुत ज्यादा है। जो आपका भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ था जिस समय, तो बहुत सारा सीमेंट लग गया था। इतना सीमेंट लग गया था, भारत व भारत के पड़ोसी देशों की सारी सड़कें एक बार बनाई जा सकती थी, इतना सीमेंट लगा था। यानी सोचिए कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो इनकी इनिशियल कॉस्ट तो ज्यादा होती है लेकिन लॉन्ग लाइफ होती है, लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, जो पानी की उपलब्धता है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। कभी कभी देखिए
गर्मी के मौसम में नदियों में पानी कम होता है, बारिश के मौसम में पानी अथाह होता है। तो इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह पानी उपलब्ध होगा उस तरह प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर जल विद्युत संयंत्र के डैम में पानी होगा ही नहीं तो हमारा विद्युत उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। बाकी एक हानि इसमें जो लिखी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जितने भी संयंत्र हैं, जितने भी पावर प्लांट हैं, उनमें अगर किसी पावर प्लांट की दक्षता सबसे अधिक है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ही दक्षता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जल विद्युत संयंत्र पर देखा। बाकी एक ओवरव्यू में मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से। एक रिव्यू, क्लास खत्म करने से पहले एक हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसमें रिजर्वायर, डैम, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पावर हाउस, पावर लाइंस, आउटफ्लो, टरबाइन, पेन स्ट्रोक, कंट्रोल गेट, इनटेक, मैंने जनरली सबके नाम केवल पढ़े हैं। अगर सीरियल से वर्किंग प्रोसेस की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें देखना है हमको डैम, देन रिजर्वायर, देन इनटेक, कंट्रोल गेट, पेन स्ट्रोक, और जो है नहीं उसमें सर्ज टैंक, फिर टरबाइन, टरबाइन के बाद जनरेटर, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद पावर हाउस, देन पावर लाइंस, और आखिरी में जो पानी यूज हुआ वो आउटफ्लो या लो हेड के रूप में, सॉरी, टेल रेस के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके आप सभी लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो बुनियादी चीजें हैं उसको समझ चुके होंगे। तो आशा की जाती है कि जितने भी प्रशिक्षार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद आप सभी लोग घर पे सारे फिगर्स बनाएं और सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।